डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। आशा करता हूँ बेटा कि आप सभी बच्चे अपने घरों में स्वस्थ सुरक्षित होंगे, खूब मेहनत कर रहे होंगे और जितने वीडियोस आपको दिए जा रहे हैं उन सभी के ऊपर वर्क हो रहा होगा, सारे नोट्स प्रॉपरली बन रहे होंगे। बेटा आज जो कंसेप्ट मेरे पास है वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का ही है। अगर आपको ध्यान होगा, इससे पहले जो पिछला वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करवाया था वो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के ऊपर था, और अगर आपको ध्यान होगा उसके ऊपर मैंने बहुत सारा डिटेल आपको कंसेप्ट करवाया था। उसमें अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने आपको बोला था कि जो टेट्राहेड्रल जो वॉइड है वो कैसे करके बनता है। उसके बाद जो लिगेंड 1 और लिगेंड 2 है और मेटल, इनके बीच का एंगल जो बनता है टेट्राहेड्रल के अंदर, जितना भी जो भी बनेंगे उन सभी जगहों पे 109 डिग्री और 28 मिनट्स का बनता है। इसके बाद आपको कंसेप्ट बताया था कि जैसे मान लो ईजी हो गया और लिगेंड हो गया, इनके बीच की जो एंगल बनेगा वो 54 डिग्री एंड 44 मिनट्स बनता है। जबकि जो एक्जाइल है, ठीक है, एक्जाइल ऑर्बिटल्स के अंदर, जबकि T2G जो नॉन एक्जाइल ऑर्बिटल्स थे और लिगेंड हो गया, इनके बीच का एंगल जो बनता 35 डिग्री और 16 मिनट का बनता था। इसके बाद मैंने आपको बोला था कि जो लिगेंड के नज़दीक रहेगा उसके अंदर ज़्यादा रिपल्शन होने के चांसेस बनेंगे और जो लिगेंड से दूर रहेगा जो ऑर्बिटल, उसमें रिपल्शन के कम चांसेस हैं। इसलिए जो ऑर्बिटल था वो यहाँ से ब्रेकअप हुआ था, टूटा था, और टूटने के बाद ये दो जगह टूटा था। T2G की एनर्जी बढ़ गई थी, वो ऊपर चला गया था। EG की एनर्जी कम थी, वो नीचे आ गया, क्योंकि इसका एंगल बड़ा था, इसका एंगल छोटा हो गया जस्ट फ्रॉम लिगेंड। ठीक है बेटा, इसको बेस मान करके मैंने आपको CFSC कैसे निकालते हैं वो कैलकुलेट करना सिखाया था। फिर मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए थे और एग्जाम्पल को हमने बेस माना था और वहाँ से हमने CFSC भी निकाली थी। मैंने बोला था कि इसके अंदर जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की अगर हम बात करें तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स अगर बोल रहे हैं तो sp3 क्या बनेगी, हाइब्रिडेशन बनेगी। ये सारी कैलकुलेशन आपको बताई थी बेटा, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको फैक्टर्स बताए थे कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के फॉर्मेशन में क्या करते हैं, एक्ट करते हैं। ये सारे कंसेप्ट आपको बताए थे, 1 बाय 1 डिटेल में आपको करवाया गया था। नाउ लेट अस मूव। आज जो कंसेप्ट बेटा मैं लेके आया हूँ उसके ऊपर हम वर्क करेंगे। जो आज का कंसेप्ट है हमारा, उसके ऊपर हमारा जो पॉइंट बनता है, दिस वन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस हैं उनके अंदर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को हमने शो करना है, और इससे हम समझेंगे कि भाई ये कंसेप्ट क्या बोलने जा रहा है या ये कंसेप्ट क्या डिफाइन करता है। तो ध्यान देंगे बेटा, क्या चीज़ है ये। सबसे पहले ऐसा करते हैं, हम यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर जो ज्योमेट्री बनती है उस ज्योमेट्री को ड्रॉ करते हैं। देखो, जो हमारे पास ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है और जो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है, इन दोनों के बीच में एक स्मॉल सा चेंज है। अगर मान लो मैं यहाँ पे पहले ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को ड्रॉ करता हूँ लाइक दिस वन, कि ये हमारे पास मेटल था, ये ऐसे बना दिया हमने, और ये ऐसे ड्रॉ किया। ठीक है बेटा, लिगेंड, यहाँ लिगेंड आ गया, इधर लिगेंड हो गया, ये लिगेंड हो गया, ये और ये लिगेंड है। ये ऐसे करके आपने ड्रॉ किया, ये ऐसे बना दिया और ये बना दिया। यहाँ पे इन सारी जगहों पे यहाँ हमारे पास क्या है, लिगेंड है, इन सारी जगहों पे। ठीक है बेटा, ये हमारे पास ये जो ज्योमेट्री बनी, इस ज्योमेट्री का नाम क्या, दिस वन इज, इसको नाम दिया बेटा हमने ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। अब ध्यान से सुनेंगे कि इस ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में क्या चेंज हो रहा है। अगर आपको इसके अंदर में ऑर्बिटल की अगर बात भी करूं तो यहाँ अगर आपको ध्यान होगा, ये वाला कंसेप्ट बताया था, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई हो गया और ये जेड एक्सिस हो गया बेटा। ठीक है, यहाँ अगर मान लो स्क्वायर प्लेनर को आप ड्रॉ करना चाहते हैं तो स्क्वायर प्लेनर को बनाते हुए क्या करेंगे कि ये हमारे पास ये मेटल आ गया, ये ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये ऐसे ड्रॉ किया, ये ऐसे बना दिया, यहाँ लिगेंड आ गया, ये लिगेंड बना दिया, ये लिगेंड हो गया, ये लिगेंड हो गया बेटा, ये ऐसे करके आपने ड्रॉ किया और ये ऐसे करके आपने ड्रॉ कर दिया। ठीक है बेटा, ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री थी
और इसको नाम देंगे दिस वन इज, इसको बोलेंगे स्क्वायर प्लेनर। क्या बोलेंगे बेटा? इसे नाम दिया हमने स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। अब अगर मान लो ऑक्टेडल ज्योमेट्री हो गया और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री हो गया, अगर इन दोनों के बीच में अगर आप कंपेयर करें तो भाई क्या कंक्लूजन यहाँ से निकल रहा है, उस कंक्लूजन को समझो आप। हाँ, कंक्लूजन क्या है? अगर मान लो हम ऑक्टेडल ज्योमेट्री की अगर बात करते हैं और इसमें एक्सिस की अगर बात करते हैं, डी ऑर्बिटल की अगर बात करते हैं, तो ध्यान देंगे यहाँ से मैं क्या लिख रहा हूँ, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। एक तो बेटा हमने ये ऐसे लिख दिया। दूसरा अगर मान लो डी जेड स्क्वायर को लिख रहा हूँ तो ये मैं ऐसे करके लिख रहा हूँ। ठीक है बेटा, इसमें और इसमें क्या अंतर आप देख रहे हैं? बाकी के ऑर्बिटल्स यहाँ डी एक्स वाई हो गया या डी वाई जेड हो गया, ये ऐसे करके आप ड्रॉ कर रहे हैं। डी जेड एक्स की अगर बात करें तो ये जेड हो गया और ये एक्स हो गया। अगर आप इसे ड्रॉ कर रहे हैं तो ऐसे ही यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ ले आएंगे। 3D है, इसके ऊपर नहीं आ रहा है, ये बैक साइड में जाएगा। ये ऐसे करके आपने ड्रॉ कर दिया। लेकिन अगर आप इस ज्योमेट्री के अंदर देखें, आप स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री के अंदर, तो स्क्वायर प्लेनर में क्या चीज़ है? एक तो भाई जो डी एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स एक्सिस आपने ले लिया, दिस वन एक्स, ये वाई हो गया, डी एक्स स्क्वायर और डी वाई स्क्वायर, ये तो सारा यहाँ पे है। लेकिन जो डी जेड वाला है ऑर्बिटल, उसके सामने पे डी जेड वाला जो ऑर्बिटल अगर आप ड्रॉ कर रहे हैं, ये ऐसे करके आपने ड्रॉ कर दिया, तो इसके सामने पे लीगेंड नहीं है। जबकि यहाँ लीगेंड कहाँ भी होगा? अगर मान लो मैं इस जगह की बात करूँ, एक्स की अगर बात करूँ, एक्स प्लेन, यहाँ भी लीगेंड है, इधर भी लीगेंड है, यहाँ भी लीगेंड है, लेकिन जेड वाला जो एक्सिस बन रहा है उसमें लीगेंड नहीं है। मतलब ये लीगेंड हट गया। तभी तो स्क्वायर प्लेनर जब बनेगा तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है? 4 आता है। अगर यहाँ बेटा मैं कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूँ तो स्क्वायर प्लेनर के अंदर कितना आता है? इट जस्ट इक्वल टू 4। तो 4 का मतलब अगर आप इसे काउंट करके लिखना चाहते हैं तो क्या करेंगे? ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। जबकि अगर यहाँ देखें आप कोऑर्डिनेशन नंबर, तो इसके अंदर कितने का बनता है? 6 का बनता है। 1 2 3 4 5 एंड 6, मतलब 2 लीगेंड क्या हो गए? 2 लीगेंड्स यहाँ से कम हो गए और ये हमारे पास क्या बना? दिस वन स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। अब 2 लीगेंड कम होने के कारण अब इसके अंदर क्या चेंज आता है? मतलब अगर मैं ये बोलूँ कि रिपल्शन कहाँ कहाँ होगा, तो रिपल्शन अब भी क्या होगा कि जो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसके अंदर रिपल्शन बना रहेगा। और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को हम किस में काउंट करते हैं? ईजी सेट में काउंट करते हैं। जबकि अगर मान लो एक्स वाई की अगर बात करें या वाई जेड की बात करें या जेड एक्स की अगर बात करें तो यहाँ कोई भी रिपल्शन नहीं होगा। तो अगर मान लो अब हम क्या बोलते हैं कि भाई जो हमारे पास 5D ऑर्बिटल्स हैं, अगर उनको हम बोलेंगे कि भाई ये कैसे करके स्प्लिट हो रहा है, कैसे करके ये टूट रहा है, तो उसकी स्प्लिटिंग को अगर आप ड्रॉ करेंगे तो उसको हम ऐसे करके ड्रॉ करेंगे। देखो बेटा, आप यहाँ हमारे पास दिस वन, ये ऐसे करके ड्रॉ कर दो। 5D ऑर्बिटल्स को ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। 3 हो गया, ये 4th नंबर का हो गया। ये डी जनरेट डी ऑर्बिटल्स हैं। अब कई बार सिखा दिया, बार बार बोल के भी ठीक नहीं है, आपको आना चाहिए। आप 1 2 3 4 और ये 5D ऑर्बिटल्स जब लिगेंड स्फेरिकल फील्ड से या लिगेंड के स्फेरिकल फील्ड से अप्रोचिंग हो रही है। और अब ये यहाँ से क्या, यहाँ एक मज़ेदार कंसेप्ट है, यहाँ समझने वाला कंसेप्ट है, बहुत मज़ेदार। ये ऐसे करके ड्रॉ करेंगे। यहाँ हमारे पास जो T2G वाला ऑर्बिटल है ये नीचे ही रहेगा क्योंकि यहाँ रिपल्शन नहीं है, है ना। पहले तो ऐसे ड्रॉ करेंगे। और अभी भी स्क्वायर प्लेनर के अंदर जो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है उसके अंदर क्या हो रही है? रिपल्शन हो रही है, क्योंकि लिगेंड ऑर्बिटल के सामने आ रहा है, इसलिए ये ईजी बना और ये लिख दे बेटा T2G। लेकिन यहाँ से ये कंसेप्ट इतना ही नहीं है, यहाँ से आगे समझने वाला कंसेप्ट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जो ईजी ऑर्बिटल है
और जो T2G ऑर्बिटल है इसमें अगर मान लो मैं यहाँ लिखूँ तो यहाँ लिख दिया बेटा हमने dx² y² हो गया, dz², यहाँ लिखा dxy हो गया, dyz हो गया और dzx हो गया। अब अगर मैं आपको ये बोलूँ कि बेटा जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनता है उसमें रिपल्शन कहाँ बनेगा, तो सबसे ज़्यादा जो रिपल्शन बनेगा वो dx², ये x पूरा हो गया और ये y, dx² y², इसके अंदर सबसे ज़्यादा रिपल्शन बनेगा। और जो हमारे पास दूसरा T2G ऑर्बिटल था उसके अंदर का जो dxy है उसके अंदर भी रिपल्शन होगा, चाहे dx² y² हो गया या dxy हो गया, इन दोनों के अंदर रिपल्शन बनेगा। और जो z है dz² है, या z में तो कोई भी लिगेंड नहीं है इसलिए इसकी एनर्जी कम हो जाती है, लेकिन दिस इज द पार्ट ऑफ द Eg, इसलिए इसकी एनर्जी फिर भी ज़्यादा होगी जो T2G के बाकी के ऑर्बिटल्स बच रहे हैं। कौन कौन बच रहे हैं, dyz हो गया, dzx हो गया। इसलिए जो हमारे पास ये ऑर्बिटल्स हैं, ये Eg वाला और T2G वाला, ये फर्दर यहाँ से क्या करता है, स्प्लिट करता है, और स्प्लिट करने के बाद दो पार्ट में टूट जाता है। कैसे करके, एक हमने इसे ऐसे ड्रॉ किया, ये ऐसे बना दिया, ध्यान से समझेंगे। दूसरा यहाँ से ये ऐसे टूटा और यहाँ चला गया, और तीसरा ये आएगा और इसे ऐसे करके ड्रॉ करेंगे। बहुत मज़ेदार कंसेप्ट है, और समझिए आप इसको कि ऐसा कैसे करके मैंने ये ड्रॉ किया है। सबसे ऊपर जो ऑर्बिटल आया, अगर हम इसको एक साथ लिखेंगे तो यहाँ आया बेटा हमारे पास dx² y², क्योंकि सबसे ज़्यादा रिपल्शन उसमें है तो उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा। और फिर आपको बोला मैंने, ड्रॉ करेंगे इसको dxy, और फिर ड्रॉ करेंगे dz² को, और सबसे नीचे जो ऑर्बिटल्स आएंगे वो ऑर्बिटल यहाँ पे बनेंगे बेटा dyz हो गया और dzx हो गया। मतलब सबसे ज़्यादा जो रिपल्शन बन रही बेटा, वो सबसे ज़्यादा रिपल्शन किसके अंदर बन रही है, जो dx² y² है, क्योंकि यहाँ से आप ले रहे हैं x² y² वाले को, इसके अंदर सबसे ज़्यादा रिपल्शन। dz² के अंदर रिपल्शन जो है dxy से क्या हो रही है, कम हो रही। क्यों हो रही है, क्योंकि xy प्लेन तो है यहाँ पे, और xy में हम क्या बोले, लिगेंड तो है ही, इसलिए यहाँ रिपल्शन xy के अंदर ज़्यादा होती है, इसलिए ये स्प्लिट कर जाता है दो पार्ट में। तो यहाँ पे dx² y² हो गया, दूसरा क्या आ गया, dxy आ गया, फिर आता dz², क्योंकि Eg का पार्ट था, और सबसे नीचे कौन आता है, dyz और dzx। इसलिए अगर मान लो यहाँ पे मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक की एनर्जी की अगर बात करूँ, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, इसे बोलते हैं Δ1। ये वैल्यू थोड़ा यहाँ पे छोटी लग रही है, ये ज़्यादा बड़ी लग रही है, लेकिन एक्चुअल में ये बाई मिस्टेक ऐसा बन गया है। सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होती है, Δ1 की होती है। ठीक है बेटा, फिर यहाँ से लेकर के और यहाँ जो बनाएंगे दिस वन Δ2, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये स्मॉल है, बाई मिस्टेक बड़ा बन गया है, ध्यान देंगे। Δ3 सबसे कम होता है। दैट्स वाई अगर मैं यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड जो हमारे पास किसके लिए बनेगा, फॉर स्क्वायर प्लेनर, किसके लिए बन रहा है, स्क्वायर प्लेनर, ध्यान देंगे, स्क्वायर प्लेनर, उसका ऑर्डर जो बनेगा, डेल्टा क्या लिखेंगे बेटा, 1 इज ग्रेटर देन Δ2 इज ग्रेटर देन Δ3। किसके लिए है ये, स्क्वायर प्लेनर। बहुत क्लियरली आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है बेटा, सबसे ज़्यादा Δ1 क्यों हुआ भाई, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा क्या हो रही है, रिपल्शन हो रही है, इसलिए इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा बनती है। सबसे कम कहाँ होगी, Δ3 की होगी, क्योंकि यहाँ रिपल्शन सबसे कम है। बहुत क्लियर है। दूसरे में कौन होगा, dxy और dz² के बीच में Δ2 हो गया। सभी बच्चों को ये समझ में आ गया होगा कि अब कैसे करके जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं इनकी अंदर स्प्लिटिंग होती है। ये चीज़ तो हम सीखना चाह रहे थे। ऑक्टाहेड्रल को हम समझ गए, टेट्राहेड्रल को हम समझ गए। आज जो कंसेप्ट था बेटा हमारे पास, दिस वन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के अंदर कैसे करके यहाँ पे स्प्लिटिंग होती है, बहुत क्लियरली मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बच्चों ने बहुत अच्छे ढंग से ये समझ लिया होगा। अब अगर हम ये समझ चुके हैं तो यहाँ से यहाँ एक चीज़ आपको और भी लिखवा देता हूँ
कि अगर मान लो हम यहाँ पे बोलते हैं कि अगर जैसे मान लो डेल्टा एस पी की मैं बात करता हूँ, स्क्वायर प्लेनर की बात करता हूँ, तो ये वैल्यू भी हमेशा क्या होती है, छोटी होती है। मतलब डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3 जो है, इन सब को मिला करके ये अप्रोक्स कितना होता है, 1.3 ऑफ द डेल्टा ओ। याद रखेंगे, ये भी कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक चीज़ें मेरी कोशिश रहेगी कि आपको जितने भी टॉपिक्स आपको करवाऊँ बहुत अच्छे ढंग से करवाऊँ, खूब मेहनत करके करवाऊँ। वो डिपेंड करेगा बच्चों कि आप कितना टाइम लगा रहे हैं, आप कितना पढ़ रहे हैं। मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, ये मेरी आशा है या मेरा एक विश्वास है कि मैं अपनी तरफ से जितना एफर्ट है वो लगा रहा हूँ। ठीक है बेटा, इतना आपको समझ में आ गया। अब अगर मान लो इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें, तो एग्जाम्पल को हम बेस मानते हैं। सो लेट अस मूव। अगर मान लो मैं इसका एग्जाम्पल लिखूँ, तो एग्जाम्पल के अंदर आएगा लाइक दिस वन, NiCN4 और 2 नेगेटिव। कई बार ये कंसेप्ट आपको बता दिया गया कि भाई इसके अंदर, क्योंकि हम स्क्वायर प्लेनर की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर DsP2 क्या होगी, हाइब्रिडेशन होगी। एक बार नहीं कई बार हमने पढ़ लिया है, लेकिन होगी कैसे। और इवन आपको ये भी बोला गया कि भाई इसके अंदर dx² हो गया, y² हो गया, ये वाला ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है। जो d है वो इन्वॉल्व कौन सा होता है, dx² y² वाला। भाई यही क्यों इन्वॉल्व होता है, क्या रीजन होगा कि ये ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, यही समझने वाला कंसेप्ट है। सो लेट अस मूव। सबसे पहले इसका x निकाल दो, x की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस की 2 आएगी। आ गया समझ में। और अगर मान लो मैं निकल की बात करूँ, तो आयरन कोबाल्ट निकल 28 हो गया, मतलब आर्गन हो गया, और 3d8 लिख दिया, 4s का 2 लिख दिया। और अगर आपने यहाँ से बोला कि सर Na+2 आयन कितना होगा, तो Na+2 आयन को आपने कैसा लिखा, दिस वन आर्गन हो गया, 3d8 हो गया बेटा, ऐसे करके आपने लिख दिया। अब 3d8 है और ये अपने आप में स्क्वायर प्लेनर जो कॉम्प्लेक्स है उसका टाइप है। तो जितने भी ऑर्बिटल्स हैं अगर उनको ध्यान देंगे, मैंने आपको बोला कि कैसे करके वो स्प्लिट कर रहे हैं, तो उनकी स्प्लिटिंग को अगर हम ड्रॉ करें, तो यहाँ मैं उनकी स्प्लिटिंग को लिख रहा हूँ कि हमारे पास सबसे नीचे वाला जो ऑर्बिटल आया है ना, ये वाला जो ऑर्बिटल है, इसके अंदर कितने ऑर्बिटल बने, 2 बने, 1 1 2। ठीक है बेटा। और ये जो 2 ऑर्बिटल्स यहाँ पे बने, इनको हमने नाम क्या क्या दिया, DYZ हो गया और DZX। इसके बाद वाला जो ऑर्बिटल बना उसे लिखा बेटा हमने DZ², अभी बता दिया। इसके बाद वाला जो बना उसे लिखा DXY, है ना। और इसके बाद जो बना वो क्या बना बेटा, ऐसा करके आपने इसे ड्रॉ कर दिया, और यहाँ लिखा बेटा आपने DX² हो गया, DY² हो गया। समझ पा रहे हैं आप लोग। ठीक है बेटा, 1 बाय 1 आपको ये सारे कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे कैसे करके आपने इसे ड्रॉ किया था। अब हमने क्या करना है कि हमारे पास जो निकल है ना बेटा, वो निकल कितने में है, निकल की अगर बात करें तो यहाँ हमारे पास जो निकल है वो Na+2 आयन है इस कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो Na+2 आयन अगर बनेगा तो 3D क्या बनेगा, 8 बनेगा। और भाई अगर ये 3D 8 है तो आप इलेक्ट्रॉन्स को भरते जाओ। अब 3D 8 है तो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग अगर आप करें तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करेंगे, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, सबसे पहले DYZ DZX, हंस रूल को अप्लाई करेंगे, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हो गया और बॉब प्रिंसिपल, सभी को फॉलो करते हुए आगे चलेंगे। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। CN जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ना, ये भी कंसेप्ट है हमारे पास। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरे नंबर का इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले लोअर एनर्जी के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे। इसके बाद 4 हो गए, 5वें नंबर का इलेक्ट्रॉन, 6वें नंबर का इलेक्ट्रॉन, 7वें नंबर का इलेक्ट्रॉन और 8वें नंबर का इलेक्ट्रॉन। ध्यान देंगे ऐसा नहीं होगा कि 1 2 3 4 5, ऐसा नहीं होगा। CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसलिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन की फिलिंग ऐसे करके होगी। मतलब अगर आपने इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा बेटा, तो आपने लिखा DYZ 2 इलेक्ट्रॉन, DZX 2 इलेक्ट्रॉन, DZD
डी जेड स्क्वायर के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, डी एक्स वाई के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, और अब आया हमारे पास डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन तो पूरे हो गए। इसके अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, इसके अंदर 0 इलेक्ट्रॉन है। ये ऑर्बिटल एम्प्टी हो गया, यही तो समझना था हमने। ये ऑर्बिटल अगर एम्प्टी हो गया तो आगे जा कर के अगर मान लो आप ऐसे करके ड्रॉ करते हैं ना 5D ऑर्बिटल को, जनरली तो आप ऐसे ही करते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे बना दिया आपने, 1 2 3 4 5 6 बन गई है, सॉरी, ठीक है बेटा, 1 2 3 4 5, ये 5 ऑर्बिटल्स हैं। तो इसमें से क्या होगा कि ये भी फिल कर रहा है, ये भी फिल कर रहा है, ये भी 3 4, ये वाला जो ऑर्बिटल है दिस वन, ये वाला जो ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल क्या हो रहा है, दिस वन इज डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। ये कैसा हो गया बेटा, दिस वन, ये एम्प्टी ऑर्बिटल हो गया। कैसा ऑर्बिटल हो गया? एम्प्टी ऑर्बिटल। और यही क्या करेगा, यही हाइब्रिडेशन के अंदर क्या होगा, इन्वॉल्व होगा। दैट्स वाई यहाँ से जो हाइब्रिडेशन बनेगी वो कौन सी बनेगी बेटा, दिस वन इज DsP2। कौन सी बनेगी? DsP2। बहुत क्लियरली आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है बेटा। लेट अस मूव। अगला कंसेप्ट जो हमारे पास आता है उसके ऊपर हम वर्क करते हैं, या अगला जो एग्जाम्पल बनेगा उसको समझते हैं। ये सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि भाई क्या हो रहा है, कौन सा ऑर्बिटल इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहा है। वो जो एम्प्टी ऑर्बिटल है वो डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है, इसलिए DsP2 जब भी बनेगा, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जब भी बनेगा, उसमें जो ऑर्बिटल डी का इन्वॉल्व होगा वो कौन सा होगा, डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। अब बेटा मैं जो आपको दूसरा एग्जाम्पल बताने जा रहा हूँ वो एक बड़ा ही पजलिंग या कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल हमारे पास बनता है, और इस एग्जाम्पल को आपने ध्यान से सुनना और समझना है। क्या है एग्जाम्पल, थोड़ा देखें आप। दिस वन इज एग्जाम्पल नंबर 2, और यहाँ लिखूँगा मैं CuNH3 4 हो गया, और यहाँ से बनेगा दिस वन +2। ये एग्जाम्पल हमारे पास है। ये एक एक्सेप्शनल या पजलिंग एग्जाम्पल है, और एक्सेप्शन, ठीक है बेटा, ध्यान से सुनेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है, कंसेप्ट क्या है हमारे पास। अगर इसे देखें आप तो यहाँ पे अगर आप x को फाइंड आउट करें तो x बराबर जो बनता है बेटा वो प्लस का कितना आएगा, 2 आएगा, क्योंकि अमोनिया क्या है, जिसमें न्यूट्रल लिगेंड, डेट्स वाई कॉपर +2 के अंदर आएगा। और सभी बच्चों को ध्यान होना चाहिए कि भाई अगर कॉपर +2 में अगर आ रहा है तो कॉपर की अगर बात करें तो कॉपर 29 को आपने कैसे लिखा, दिस वन ये आर्गन हो गया, और यहाँ आपने लिख दिया 3D10 हो गया एंड 4S1 हो गया। कॉपर +2 आयन को अगर आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ लिख दिया आपने आर्गन हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक यहाँ से, तो ये बनेगा बेटा दिस वन 3D9 बन गया। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। 3D9 को आपने क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। अब जब हमारे पास ये 3D9 बन गया तो ध्यान से सुनो, हाँ, और अमोनिया जो है वो अपने आप में क्या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो भाई 3D9 है। अगर मान लो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ये ऐसे करके ड्रॉ करेंगे, ऐसे बना दिया, ये बेटा ऐसे करके मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इसके अंदर 1 2 3 4 एंड 5 ऑर्बिटल्स बन गए, 1 2 3 4 5। यहाँ लिख दिया बेटा मैंने दिस वन 3D, यहाँ लिख दिया 4S, यहाँ लिख दिया बेटा 4P। अब अगर D के अंदर 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उन्हें 9 इलेक्ट्रॉन्स की अगर मैं बात करूँ, और अगर मान लो हम उनको फिल करते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया, पहले नंबर का इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वें नंबर का इलेक्ट्रॉन, 6वें नंबर का इलेक्ट्रॉन, 7वें नंबर का, 8वें नंबर का और 9वें नंबर का इलेक्ट्रॉन। ये ऐसे करके हमने ड्रॉ कर दिया। समझो हाँ कंसेप्ट को, क्या चीज़ बोली जा रही है। अब अगर हमने इसे ऐसे ड्रॉ कर दिया तो ध्यान देंगे इसके अंदर जो हाइब्रिडेशन आनी चाहिए ये तो फुल्ली फिल्ड हो गया। अब इसके अंदर इससे ज़्यादा पेयरिंग तो हो नहीं सकती है, मतलब ये ऐसे ही रहेगा। दैट्स वाई ये होना चाहिए कि जो हमारे पास CuNH3 है ये अपने आप में इस हिसाब से तो इसको कैसा होना चाहिए, sp3 होना चाहिए बेटा। कैसा होना चाहिए,
कि भाई ये इलेक्ट्रॉन तो यहाँ रह गया। तो अब तो अगर इसके साथ में अमोनिया कितने 4 हैं, तो 4 है तो 1 2 3 4 और 4 होंगे तो sp3 बनना चाहिए अब इसे। लेकिन इसके अंदर जो हाइब्रिडेशन आती है बेटा वो dsp2 ही आती है, या इसका जो ज्योमेट्री बनती है वो बनती है स्क्वायर प्लेनर। इसके हिसाब से तो ये क्या बन रहा है, दिस वन टेट्राहेड्रल बन रहा है। और ये तो बड़ा पजलिंग हो गया कि भाई ये तो स्क्वायर प्लेनर है, इसमें sp3 पॉसिबल है या नहीं है। तो sp3 तो इसके अंदर क्या नहीं है। इसके हिसाब से अगर यहाँ ड्रॉ करें तो अगर स्क्वायर प्लेनर देखें आप, जो इसकी एक्चुअल में ज्योमेट्री है, तो उसके हिसाब से ये sp3 नहीं होनी चाहिए। अब अगर ऐसा है भाई sp3 नहीं होना चाहिए, dsp2 ही होना चाहिए, तो क्यों हो रही होगी, कैसे करके हो रही होगी, फिर हम दोबारा से अपने कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं जो अभी मैंने आपको कंसेप्ट दिया था। देखो आप आते हैं दोबारा इसे कंसेप्ट के ऊपर वर्क करते हैं कि भाई अगर आपको ध्यान होगा मैंने आपको बोला कि dx² y² हो गया, और जो हमारे पास dxy है, यहाँ पे जो Δ1 है, Δ1 की जो एनर्जी है ये एनर्जी सबसे ज़्यादा है। अगर बेटा ये एनर्जी सबसे ज़्यादा है एक, और दूसरा कंसेप्ट क्या है कि ये जो अमोनिया है ये अपने आप में दिस वन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, दो चीज़ें एक्ट कर रही हैं यहाँ पे। एक तो Δ1 की वैल्यू ज़्यादा है, Δ1 की वैल्यू ज़्यादा होगी तो क्या होगा कि जो पहले 8 इलेक्ट्रॉन हैं, मतलब जैसे मान लो यहाँ मैंने लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये फिल होगी। 9th नंबर का जो ये इलेक्ट्रॉन, ये 9th नंबर वाला इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ऊपर नहीं जा पाता है। क्यों नहीं जाता है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो एनर्जी होती है, ये Δ1 जो है, ये Δ1 क्या है, बहुत ज़्यादा है, लार्जर है। किसके रिस्पेक्ट में, Δ2 और Δ3 के रिस्पेक्ट में ज़्यादा है। इसलिए इस कॉम्प्लेक्स में भी, इस वाले कॉम्प्लेक्स में भी, कि जो 9th नंबर का इलेक्ट्रॉन है वो 9th नंबर वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ नहीं जा पाता बेटा, इसे dx² y² में नहीं जा पाता है। रेदर देन हम ये भी बोलेंगे कि लीगेंड भी क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है। और अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है तो इस स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड के कारण भी Δ O की एनर्जी या डेल्टा जो sp की एनर्जी है वो बढ़ जाएगी। अगर Δsp की एनर्जी बढ़ेगी या Δ1 जिसे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, अगर वो सबसे ज़्यादा है, दैट्स वाई 9th नंबर का इलेक्ट्रॉन जो dx² y² है उसमें जंप नहीं कर पाएगा। रेदर देन क्या होता है कि भाई इसके सामने पे, थोड़ा समझिए आप कंसेप्ट को, हाँ, इसके सामने पे जो 4p ऑर्बिटल है वो 4p ऑर्बिटल की एनर्जी ऑलमोस्ट क्या होती है, सिमिलर होती है। मतलब इस 4p की एनर्जी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। इसलिए ये वाला इलेक्ट्रॉन बेटा ध्यान से सुनेंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके इसके किसी भी एक ऑर्बिटल में चला जाता है। बहुत ज़रूरी नहीं है कि मैंने लास्ट वाले में लिख दिया, वो तो हम ज्योमेट्री दिखाने के लिए बोल देते हैं। लेकिन यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ चला जाता है, 4p में चला जाता है। अब भाई जब इलेक्ट्रॉन 4p में जाएगा तो यहाँ ये एम्प्टी हो जाएगा। मतलब जैसे ही ये एम्प्टी हुआ तो क्या चेंज आया, यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में क्या चेंज आया। अगर आप इसे ड्रॉ करें बेटा तो हम इसे ऐसे ड्रॉ कर देंगे आप। अब कंसेप्ट हमारी समझ में आ गया। क्या समझ में आया, 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ ये हमारे पास ये s बन गया। अब हमारे पास ये क्या बन गया, p बन गया। मान लो मैं इस p के लास्ट वाले ऑर्बिटल में इस इलेक्ट्रॉन को दिखा रहा हूँ कि जो यहाँ से जंप करके गया वहाँ चला गया, ठीक है बेटा, वो इलेक्ट्रॉन वहाँ चला गया। और सेकंड वन, अगर मान लो हम क्या करते हैं, अब इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2, अब 8 इलेक्ट्रॉन्स दिखाएंगे। 3d क्या हो जाएगा, 8 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये वाला क्या होगा, एम्प्टी होगा। और अगर ये एम्प्टी हो जाए तो 1 2 3 एंड 4, इन सारी जगहों पे क्या आएगा बेटा, दिस वन, यहाँ क्या आ जाएगा, NH3, क्या आएगा, NH3 आएगा। गॉट द कंसेप्ट। दैट्स वाई अब जो हाइब्रिडेशन यहाँ बनेगी, आप देखो आप क्या आएगा, ये D आ गया और D के साथ में क्या आ गया, sp2, और dsp2 के अंदर ये कौन से वाला ऑर्बिटल आएगा, फिर दोबारा से क्या बोलेंगे, दिस वन dx² और y²। तो आशा करता हूँ आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा कि कैसे करके, अगर इस हिसाब से समझें तो इसे sp3 होना चाहिए, बट एक्चुअली ये sp3 नहीं है, dsp2 का एग्जाम्पल है। ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, और अगर ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है तो इसके अंदर जो हाइब्रिडेशन बनी बेटा, वो हाइब्रिडेशन जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके आपको बताई, दिस वन इज
DsP2 के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से जानी गई है? DsP2 के नाम से जानी गई। बहुत क्लियरली आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है बेटा, यस एंड नो। अब चलते हैं कि भाई ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, यहाँ लिखेंगे नाउ लेट अस मूव। नाउ वी हैव फैक्टर्स फेवरिंग स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। ध्यान देंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये याद रखने वाली हैं। ठीक है, बाकी कोई इतना लंबा कुछ भी नहीं है ये। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि जैसे मान लो हमारे पास कोई मेटल है और उस मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर मान लो 4d8 आता है या 5d8 आता है, तो 4d8 हो गया और 5d8 वाले जो कंडीशन बनेगी वहाँ हमेशा क्या रहेगा बेटा, स्क्वायर प्लेनर जो ज्योमेट्री बनेगी वो कैसे बनेगी, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। इसके एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि जैसे मान लो यहाँ लिख दिया हमने PtCl4 हो गया 2 नेगेटिव। ठीक है बेटा, अच्छा इससे कोई लेना देना नहीं कि हमारे पास लिगेंड कैसा है। ठीक है ना, कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है। जैसे मान लो PtCl4 नेगेटिव लिख दिया, Cl जो है वो अपने आप में कैसा है, दिस वन वीक फील्ड लिगेंड है। या जैसे मान लो मैं यहाँ लिखता हूँ Pt और यहाँ लिख दिया Cn और 4 हो गया और 2 नेगेटिव हो गया। यहाँ भी बेटा हमारे पास जो Cn है इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये अपने आप में क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है बेटा। कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और प्लेटिनम की अगर मैं बात करूँ तो प्लेटिनम यहाँ पे कितने में आ रहा है, +2 क्या के अंदर आ रहा है, मतलब 5d8 हो रहा है। ठीक है बेटा, या मान लो यहाँ इसी के अंदर मान लो पैलेडियम +2 की अगर मैं बात करूँ जो 4d8 के अंदर आएगा, किस में आएगा, 4d8 में आएगा। तो ये इसके एग्जांपल बनते हैं। या मान लो दूसरा पॉइंट अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो यहाँ मैं सारे एग्जांपल अब लिखता हूँ सेकंड वाले पॉइंट के अंदर, जितने भी हमारे पास ये एग्जांपल बनते हैं लाइक दिस वन। ठीक है बेटा, यहाँ मैं लिखूँगा दिस वन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, यहाँ लिख देंगे आयन, लिखेंगे मेटल आयन, और यहाँ लिखेंगे टाइप ऑफ लिगेंड। ठीक है बेटा, ये ऐसे लिख दिया। चाहो तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, इनके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी लिख देंगे। तो ऐसे ड्रॉ कर दिया। सारी चीज़ें आपको, कई चीज़ें ऐसी हैं कि जो नोट्स में आपको प्रोवाइड नहीं करवाई गई हैं, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश रहती है कि जो वीडियो आपको बना के दूँ उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाता रहूँ। तो D4 हो गया। D4 का एग्जांपल मेरे पास है क्रोमियम +2 आयन, और अगर ये वीक फील्ड लिगेंड के साथ में रहता है तो ये क्या करेगा बेटा, ये मिल करके क्या बनाएगा, DsP2, जो हम एग्जांपल पढ़ रहे हैं या जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात करें तो यहाँ आएंगे 4। अगर मान लो हमारे पास दूसरी कंडीशन बनती है, D6 की बनती है, इसके अंदर आता है Fe+2 आयन बनता है बेटा। और Fe+2 आयन आयरन का एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसे नाम दिया जाता है पोरफायरिन। क्या बनता है बेटा, पोरफायरिन, या HEM, हेम भी इसे हम बोलते हैं। पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स बनता है, आयरन +2 के अंदर होता है इसमें, जहाँ हमारे पास DsP2 क्या बनती है, हाइब्रिडेशन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर आते हैं 2। या D7 की अगर बात करें, कोबाल्ट +2 के स्टेट में आता है, लाइक दिस वन, +2 बना दिया। या इसे चाहो तो हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे बना दिया। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ में रहेगा और इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, 1 है। या T8 वाली कंडीशन है, जैसे मान लो निकल +2 हो गया, या रोहोडियम +1 हो गया, या जैसे मान लो इरिडियम IR जिसे बोलते हैं, ये +1 का हो गया। और अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ में है
अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 0 हो गया और ये क्या बनाएगा, DsP2 को दिखाएगा, ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। या इसी में आता PD पैलेडियम +2 हो गया, या प्लेटिनम +2 हो गया, या गोल्ड Au+3 आयन हो गया। और इट डजेंट मैटर वेदर, अभी यहाँ भी मैंने कंसेप्ट दिया था कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है, उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना बेटा। तो ध्यान देंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड या वीक फील्ड लिगेंड कुछ भी हो तो उस कंडीशन में DsP2 बनाएगा। और इसके अंदर जो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं वो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भी कितने बनते हैं बेटा, इट जस्ट इक्वल टू 0 के अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर भी बनते हैं, ठीक है। या एक कंडीशन और बनती है D9 वाली, जैसे मान लो हमारे पास Cu+2 आयन हो गया बेटा, या सिल्वर बनता है सिल्वर +2 के अंदर, ध्यान देंगे सिल्वर +2 का है, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो, ठीक है बेटा। और इसके अंदर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो जितने भी सारे ये एग्जाम्पल बने हैं बेटा, दे ऑल हैव टेंडेंसी, जितने भी सारे ये आइंस आपको बना करके मैंने दिया, दिस वन रोहोडियम, दिस वन इरिडियम, दिस वन प्लेटिनम, दिस वन पैलेडियम, दिस वन गोल्ड, ठीक है। एक ओरिक होता है, एक ओरस होता है, ये ओरिक वाला है +3 वाला, ये सिल्वर हो गया, ये कॉपर हो गया, ठीक है बेटा। तो जितने भी सारे ये एग्जाम्पल बने, दीज ऑल आर रिलेटेड टू द दिस वन इज स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है बेटा। आशा करता हूँ कि जो आज मैंने आपको स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस आपको करवाए हैं वो सारे के सारे कंसेप्ट बेटा आपको ईजिली आपको समझ में आ गए होंगे। और इसके साथ ही हमारे पास जो क्रिस्टल फील्ड जो थ्योरी थी वो सारे के सारे कंप्लीट हो गई है। आगे हम कंप्लीट करेंगे अगला जो कंसेप्ट आएगा, जिसमें मैं आपको जो डेल्टा है, जिसे हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बोलते हैं, उसका जो मैग्नीट्यूड है या ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनके कारण जो डेल्टा है या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है उसके अंदर चेंज आता है, या जो कलर है जो कॉम्प्लेक्सेस है उनके अंदर कलर का फॉर्मेशन कैसे होता है, अगला वीडियो में उसके ऊपर वर्क करूँगा। थैंक्स बेटा एंड गॉड ब्लेस यू। खूब मेहनत करते रहें बेटा।